चलिए बेटा, जय श्री श्याम। देखो, मैंने कल ये स्टार्ट कराया था ड्यूटी टू स्पीक। ड्यूटी टू स्पीक, मैंने कहा था बोलने की उसकी ड्यूटी है, अगर है तो उसे बोलना चाहिए। अगर उसकी बोलने की ड्यूटी नहीं है तो वो नहीं बोलेगा तो भी फ्रॉड नहीं माना जाएगा। अगर बोलने की ड्यूटी है और नहीं बोलता है तो क्या माना जाएगा? तो ये बोल रहा था कि इन इन केसेस में उसकी ड्यूटी है बोलने की। इन केसेस में आप कहते हो सर मैं नहीं मानता इस केस में। बेटा, आपके मानने या ना मानने से होगा। ये सारे जजमेंट आ चुके हैं जिनमें कोर्ट ने डिसाइड कर दिया है कि ये ड्यूटी है, तो आपको मानना पड़ेगा। ठीक है जी, आपसे आपकी डिजायर नहीं पूछी, ये कानून बना हुआ है अपना। ठीक है, तो पहला था कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, मैंने बता दिया था। कोई डाउट है किसी को? भाई, इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो इंश्योरेंस कंपनी है या एजेंट है, जब वो इंफॉर्मेशन लेता है किससे? इंश्योरेंस जिसका किया जाता है बेटा, बेनिफिशियरी हो गया ना वो, बेनिफिशियरी से। तो उसका ये माना जाता है कि एट द टाइम ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी करते टाइम, जब वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ उनका, तब उसने जो डिटेल बताई है वो सारी क्या बताइए? बिल्कुल सही सही बताइए। बिल्कुल क्या बताइए? सही बताइए। जैसे एज के बारे में, हेल्थ के बारे में, समझ रहे मेरी बात को? वो सारे दिया है। मान लीजिए उसमें आता है कि आपकी किडनी इफेक्ट है, वो इफेक्ट है, वो लिख देता है NA, नोट एप्लीकेबल, नोट एप्लीकेबल। क्यों? तेरे किडनी नहीं है, एप्लीकेबल तो है तेरे। तो उसमें पूछा कि आपकी किडनी बिल्कुल ओके है या एवरेज है या डिफेक्टिव है या कोई बीमारी है, नहीं करता, बताता ही नहीं है। वो देखता है एज आपकी 35 है, आधार में देख लेता, कई बार गलत होती है बेटा, आधार में अलग होती है, पैन में अलग होती है, कईयों के होते नहीं, 10th की मार्कशीट में अलग होती है, कईयों की होगी अलग अलग। आपकी भी है क्या? सही करवा लो, उसको पासपोर्ट नहीं मिलेगा। आई बात समझे? तो वो आधार वाले लिख देता है और सही 10th की मार्कशीट में अलग है उसकी, तो कहते चल बढ़िया है, इसने कम लिख दी, अपना प्रीमियम कम आएगा। गलत है बेटा। अब जनरल इंश्योरेंस, ये तो लाइफ इंश्योरेंस होता है। जनरल इंश्योरेंस में मान लीजिए आपकी फैक्ट्री में स्टॉक पड़ा है, आप स्टॉक का इंश्योरेंस करवाते हो, स्टॉक पड़ा 5 लाख का, इंश्योरेंस कंपनी कहती है स्टॉक आपके पास 1 लाख का कितना? हाँ जी 1 लाख का ही है। क्योंकि जितना ज्यादा स्टॉक होगा उतना ज्यादा रिस्क होगा, फायर लग जाए और लग जाए तो उतनी ज्यादा क्या होगा? प्रीमियम होगा। अब उसे कह दिया नहीं जी स्टॉक मेरे पास तो 1 लाख का ही है जी, 1 लाख के अकॉर्डिंग ठीक है, उसने इंश्योरेंस कर दिया। अगर 1 लाख का है तो 10,000 प्रीमियम है। तो खड़ा होकर कहता ओके साइन करके फिर जाता है गेट पे, आता है धीरे से, कहता सर एक बात क्वेश्चन था, अगर मेरा स्टॉक 5 लाख का होता तो आप कितना प्रीमियम लेते? तो कहता 50,000। 1 लाख का 10,000 लेना तो 5 लाख का 50,000। वो कहता कैसे, क्या बात 5 लाख? कहता नहीं नहीं, वो मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ नॉलेज के लिए। अब बाहर हंसता हुआ आता है, 40 बचा लिए मैंने। बाहर आते ही अगले दिन फैक्ट्री से फोन आता है, सेठ जी फायर लग गई, अग्नि देवता प्रवेश हो गए। खैर मेरे को बताया नहीं, स्टॉक जल गया। फटाफट आया वो विवाह कंपनी के पास, वही बेचारा सीट पे बैठा था सेठ, कि सर मैं लुट गया, बर्बाद हो गया, क्या हो गया? फायर लगी। कहते चिंता क्यों करता है, इंश्योरेंस है तेरा, क्लेम मिलेगा तेरे को, क्लेम मिलेगा, लाओ भाई रजिस्टर, इसका स्टॉक 1 लाख था। नहीं नहीं 5 लाख था मेरा स्टॉक है। बोलो बेटा, बोलो कितना काउंट करेगा वो? और स्टॉक कितना था? नवीन एवरेज क्लोज लगेगा। इफ इंश्योर्ड अमाउंट इज लेस देन इंश्योरेबल अमाउंट देन वी आर अप्लाई एवरेज। छोड़ दो बी को, सी एंटर में चैप्टर है आप। अब बच्चे कह रहे हैं इंटर कर रहे हैं, हमारे अभी को मुश्किल में चैप्टर है वो। समझ आएगी नहीं ये बात? If insured amount is less than insurable amount, then we are applying the meaning of insured amount. Insured amount means which stock we are insured by the insurance company, and insurable amount is which amount is insured should be insured by the client. क्लाइंट को इंश्योर करवाना चाहिए था। छोड़ दो, अरे छोड़ दो, छोड़। आपको 5 और 1 समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है। तो बताओ इंश्योरेंस कंपनी वो कहेगा नहीं मैं कोर्ट में जाऊंगा, मेरा क्लेम पूरा नहीं दे रहे, जा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है। जब तेरे से पूछा था ना, जब तूने बताया नहीं, झूठ बोला, समझ आया क्या? कॉन्ट्रैक्ट, एक बात और सुन लो, कंफ्यूज हो जाओगे। ड्यू टू स्पीक, वो कहता स्टॉक 1 लाख है, कहता चुप रहता, समझ रहे हो? बताना चाहिए नहीं नहीं
सर एक नहीं 5 है, समझ आ गई मेरी बात। कहता है ये ड्यूटी है उसकी बोलने की इन केसेस में। पहला कौन सा है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ उर्बनी फीडी, उसके अंदर है बेटा कितने 1 2 3 4 5, कितने हैं इसके 5, इसके अंदर 5 है। फिर ये बच्चा कहता 2 नंबर कैसे हो गया, नहीं तो 1 और 2 है, इसके अंदर 5 है। समझ आ गया कि नहीं आ गया। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ उबरमिनिफिडी में के अंदर ऑलमोस्ट गुड फेथ वाले में कितने हैं 5 है। इनको गुड फेथ में माना जाता है कि जो बताया है सही बताया है, सही के अलावा कुछ नहीं बताया, ये माना जाता है। हाँ चलिए नंबर 2, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। आप कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी समझते हो, बिल्डिंग है, लैंड है, दैट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी। मान लीजिए कोई बिल्डिंग है, ठीक है जी, वो बिल्डिंग जो है इतनी पुरानी हो चुकी है कि कभी भी वो धरती माँ पे आ सकती है, ठीक है जी। अब वो व्यक्ति कहता है यार, और थोड़ी दूर थोड़ा सा पीछे रेलवे लाइन है, जैसे रेल निकलती है वो बिल्डिंग में हिलती है, वाइब्रेशन होती है, ठीक है। अब वो जो ओनर होता है वो कहता है यार सेल कर देता हूँ उसको, आइडिया नहीं सीमेंट की जैसे चाय का कप रखता है वो वैसे ही करती है वो, ठीक है जी। अब उसका ओनर क्या कहता है, इसको सेल करता हूँ, वो लेके जाता है खुशबू, ये देख, कहता ना ना मैं नहीं लेता, थोड़ा पीछे हो गई, अपने ऊपर गिर जाएगी, ये लूंगा मैं, ये घर लूंगा ना, जिंदगी शुरू हुई थी उससे पहले खत्म हो जाएगी, अभी तो सीए करनी है, बहुत सपने हैं मेरे, ठीक है। चला गया। अब ओनर को लगा यार ये ऐसे तो सेल नहीं होगी। ओनर ने क्या किया, बढ़िया जो पेंटर थे उनको बुलाया, मिस्त्री नहीं बुलाया, पेंटर। कहता ये जरारे वरारे ने इसमें पुट्टी भर दे, बिरला पुट्टी भरना बढ़िया, ठीक है। पुट्टी पाटी भरवा के प्राइमर लगवा के अच्छा बढ़िया फर्स्ट क्लास, कहता है इस पे ना डिको पेंट कर दे, जो कारों पे होता है डिको पेंट, बढ़िया पेंट करा दिया। अब कोठी चमक रही है। अब ब्रोकर को कहा कि ये मकान बिका, तेरे को ना 5 लाख ब्रोकरेज मिलेगी, मकान कॉस्ट काफी थी वहां पे, ठीक है जी। अब उसने क्लाइंट ढूंढा नया, देव को लेके आए वो, देव ने देखा अरे वाह बहुत सुंदर है, एक सेल्फी ली, मम्मी को डाली, पापा को डाली, 2 दिन दोस्तों से पूछा, रिश्तेदार को, बढ़िया फर्स्ट क्लास है, कलर बड़ा शानदार किया हुआ। अब वो मकान का मालिक सोचता है अरे तू ले तो सही एक बार, ये तेरा चाय का कप ना ही ले तेरे को कहना। मेरी बात समझ आ रही है। अब जी वो मकान जो मालिक है ना वो सही बात नहीं बता रहा, सही पोजीशन नहीं बता रहा मकान की, ले लिया जिसने, नाम हो गया इसके, नाम होते ही कहता जी ठीक है आप भाई साहब 4-5 दिन में खाली कर दे, कहता नहीं नहीं मैं तो अभी खाली कर रहा हूँ, मैं इतना अच्छा आदमी हूँ, मैंने पैसे ले लिए अभी ले ले तू, उसको डर है कहीं यही ना गिर जाए मेरे पे। वो बड़ा बड़ा बड़े चक्के ट्रैक्टर ट्राली ला के गाड़ी में भर भर के, उसकी वाइफ कहती कपड़े अरे समेट मत ऐसे ही डाल ले तू बस, चले गए जी। ये आया घर में आया, एंट्री कर गया, कहता ठीक है, कहता चलो ये अपना हो गया, चलो ऐसे है थक गए बहुत ज्यादा, ऐसे करो चाय बनाओ, चाय बनवाता है ये, जैसे चाय बनवाई कप रखा इतने में ट्रेन आ गई, चाय का कप ऐसे ऐसे करे, ऐसे ऐसे काम पे, आधी चाय उसमें टेबल पे, आधी उस पे, उठा ली तो भी वो ऐसे करे, ठीक है जी। फिर थोड़ी सी सीमेंट गिर के नीचे ऊपर गिरी, देव के फादर साहब कहते बेटा बाहर चल, ये सपनों का आशान अपने ऊपर आ रहा है, ये बाहर गए वो मकान गिर गया, बच गए। अब ये कहता मेरे साथ क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड है, बोलो वॉइड है, बिल्कुल वॉइड हो जाएगा, क्योंकि जो बात ट्रस्ट के ऊपर लिया गया था वो उसको बताना चाहिए था। मैंने एग्जांपल बहुत अच्छे से लंबा एक्सप्लेन किया है। सेम ऐसे ये भी हो सकता है कि मान लीजिए जिसने मकान बेचा वो उसके पास डॉक्यूमेंट थे जो इलीगल थे, फेक थे, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और भी कोई मालिक बैठा है उसका, मतलब उस प्रॉपर्टी के 2-2 डॉक्यूमेंट बने हुए हैं, होता है ना ऐसा, होता है। वो कहता मैं मालिक हूँ, वो कहता मैं मालिक हूँ, ठीक है, और वो उसके पास भी डॉक्यूमेंट है और उसका कब्जा भी है, दूसरे के पास सिर्फ प्रॉपर्टी के क्या है डॉक्यूमेंट है लेकिन कब्जा नहीं है,
जब भी कोई बेचने के लिए आता है वो आके खड़ा होता है, ये देख इधर भी कागज है, बदले लेना, फंस जाएगा, मेरा हिस्सा है इसमें, मेरा मकान है, इसका नहीं है, कोर्ट में हमारा केस चल रहा है, बेचारा चल जाता है। अब दूसरे वाला 5 दिन के लिए दिल्ली चला गया, वो कहता फटाफट कस्टमर ढूंढ के ला अपने टेपेज को। ठीक है जी, बोलो, उसने कहा जी मैं मालिक हूँ, ये कागज रही। अब वो कहता भाई साहब आप एक ही मालिक हो, ऐसे पूछते हमने किसी से, ये तो ट्रस्ट है, तब तू मालिक है तो ही सेल कर रहा है। आप आए तब मैंने बताया, तब आपने पूछा सर आपको कौन सा आती है, मैं कहा हाँ आती है बेटा। सर आपको फर्म पार्टनरशिप तो अच्छे से आती है ना, आप पढ़ा दोगे ना पार्टनरशिप तो अच्छे से। मैं क्या बात है, वो सर स्कूल वाले टीचर बीच में अटक जाता था, फिर साहब क्या कहता मैं तुम्हें देख रहा था तुम्हारा ध्यान है या नहीं है। अरे बोलो, जैसे मेरे पास बच्चे बताते हैं मेरे को आके शाम को। अच्छा ऐसा था क्या, चलो आई बात समझ में। बोलो बेटा, तो आप इस विश्वास पे आए हो कि मेरे को आता है, तो वो इस विश्वास पे गया कि मकान उसी का होगा। भाई हम किसी से खरीदे तो क्या विश्वास होता है, भाई सही बता दे मकान तेरा ही है क्या, वो कह गया तू पागल हो गया जा। अपने जब वो सेल कर रहा अपने क्या मान के चलते गुड फेथ पर इसी का ही होगा। क्या मकान मकान है तो मकान रहने लायक ही होगा, हमें क्या पता। रात को भूत ही वो नहीं बताया उसने, आत्मा निवास करती है यहाँ पर। क्वेश्चन आया वही मोस्ट ऑफ, ये हमारा घर है, हम रहते हैं, तुम कैसे है, समझ रहे हो। तो एक गुड फेथ पे होता है कि ये सब कुछ उसमें बता दे। ये तीनों चार एग्जाम्पल समझ आ गए क्या आपके, धन्यवाद। भाई साहब कुछ याद ना रहे मेरी चीजें हमेशा याद रहेंगी, गारंटी लिखवा लो मेरे साथ बस। लो पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका है, इसको अपनी लैंग्वेज में लिख देना, बस बेड़ा पार हो जाएगा। ये तो रट रट के मर जाओगे नहीं तो। आगे सुनो, पहला कौन सा था, इंश्योरेंस, दूसरा इमेबल प्रॉपर्टी, तीसरा कौन सा बेटा, अलॉटमेंट ऑफ शेयर। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, क्या होता है बेटा, कंपनी कंपनी जो है, मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनना बेटा, लिसन मी केयरफुली। अलॉटमेंट ऑफ शेयर, क्या लिखा है बेटा, अलॉटमेंट ऑफ शेयर, लिसन मी। कंपनी आईपीओ लेके आती है, क्या लेके आती है, इनिशियल पब्लिक, ठीक है। उससे पहले कंपनी क्या इश्यू करती है, प्रोस्पेक्टस। ये बात मैंने कहा था, दोबारा फिर बताऊंगा आपको, याद आ गया। प्रोस्पेक्टस में कंपनी की बाय बर्थ से लेकर सारा कुछ लिखा होता है, लिखा होता है डिटेल कि कंपनी का ये था, कंपनी ये है, कंपनी आपसे आईपीओ में ये पैसा लेगी, इस पैसे को इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करेगी, हमारे ये डायरेक्टर हैं, ये है। जो निकम्मा था उसका नाम नहीं लिखा, बताया था ना एक बात, ठीक है जी। फिर उसे थोड़ा मोटा और उसमें थोड़ा गप सरका दिया प्रोस्पेक्टस में। कंपनी का एट प्रेजेंट हेड ऑफिस जो है दिल्ली में है, किसी और बिल्डिंग की फोटो खींच के चिपका दी, हमारा हेड ऑफिस है। हेड ऑफिस है ही नहीं, बिल्डिंग किराए की दुकानदारी में बैठे बेचारे, फोटो लगा दी वो सुंदर सी। एनुअल फंक्शन नहीं होता जो बढ़िया सी सुंदर सी फोटो लगती है उसको प्रोस्पेक्टस के फ्रंट पेज पे, ये बच्चा आपके स्कूल का है, बाद में पता लगा स्कूल का बच्चा ही नहीं है, नेट से उठा रखा फोटो, इसकी सुंदर लग रही थी इसलिए लगा दिया। अरे बोलो गलत है, ऐसा ही है, होता है नहीं होता, वो बैग बुक लेके ऐसे फोटो होती है ऐसे। अरे बोलो, देखो जैसे मैंने मेरी लगाई और किसी ने लगाई, समझ रहे मेरी बात को। अरे बोलो बेटा, तो इनडायरेक्टली मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बेटा प्लीज, कि वो प्रोस्पेक्टस में क्या देता है, गलत इंफॉर्मेशन। अच्छा, शेयर होल्डर का तो भाव, ये हेड ऑफिस कंपनी का दिल्ली में, और ये बिल्डिंग क्या ग्रेट बिल्डिंग है, इतना बड़ा ऑफिस है, पैसे होंगे कंपनी के पास। फिर उसमें प्रोस्पेक्टस में एक नाम लिख दिया डायरेक्टर का, और डायरेक्टर था वो सीए एक्स, वो बड़ा फेमस सीए था, तो ये डायरेक्टर है तो कंपनी बहुत बढ़िया बनी है। और ये पता नहीं इसमें एक्स डायरेक्टर है ही नहीं, वो तो लोगों को लुभाने के लिए। पार्टियां क्या करती है, बड़ी आदमी होती है उसको कहते हैं हमारी पार्टी में आ गया जी, बड़ी आदमी को लाते ना पार्टी से, भगवंत मान को आम आदमी पार्टी ले आई तो जीत गई ना बेटा, बड़ी आदमी ले आई तो। बोलो उसके चेहरे को जानते थे सारे, तभी। और किस लिए जीतती है आपको पता इस बात का है बेटा, आपको चेहरा बना देती तो जीत जाती वो, हर जगह जमान जब तो होती उसकी। फिर कहते हमारा आम आदमी पार्टी कहती है हमारा जो जो पंजाब का मुख्यमंत्री बनेगा वो देव सिंगला बनेगा, समझ में। अब आ जाओ टॉपिक पे, अब टॉपिक पे आ जाओ बेटा। तो कहने का मतलब ये है कि इस प्रोस्पेक्टस के अंदर कोई गलत इंफॉर्मेशन दी, प्रोस्पेक्टस के अंदर कोई गलत इंफॉर्मेशन दी, ठीक है, और उसमें उसके ऊपर उसने ट्रस्ट करके क्या खरीद लिया,
शेयर खरीद लिए, अलॉटमेंट ऑफ शेयर हो गए। बाद में उसके पता लगा कि धोखा हुआ है मेरे साथ, ये व्यक्ति डायरेक्टर नहीं है, या ये हेड ऑफिस है ही नहीं कंपनी का, या कंपनी ये काम ही नहीं करने वाली, समझ रहे हो। तो वो गुड फेथ में था, गुड फेथ पे शेयर लिए थे, तो कॉन्ट्रैक्ट बोर्ड होगा, उसको कंपनी को पैसे वापस देने पड़ेंगे, उसको कोई शेयर नहीं लेगा। समझ आ गया कि नहीं आ गया? ये लिखा हुआ है, एवरी प्रोस्पेक्टस इशूड बाय ए कंपनी, every prospectus issued by a company to the public is a invitation to the public। जो प्रोस्पेक्टस इश्यू करती है, मैंने बताया था वो क्या है, इनविटेशन टू ऑफर है, या बताया था इनविटेशन टू, कि आओ आके हमें क्या रखो, ऑफर। तो इनविटेशन देती है कि अगर ये इनविटेशन है, अगर आपको अच्छा लगे तो आप एप्लीकेशन फॉर्म भर के हमसे मांग लेना, नहीं लगे तो अपने घर रहना, हम अपने घर हैं। बोलो बात समझे। इनविटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब में खरीदने के लिए, ठीक है, सब्सक्राइब द शेयर इन द कंपनी, इट मस्ट ऑल्सो डिस्क्लोज, डिस्क्लोज का मतलब होता है क्या, हर चीज को खुलासा करना, बताना। डिस्क्लोज द ऑल फैक्ट्स एक्यूरेटली, सारे फैक्ट्स सही बताने चाहिए उसको, अदरवाइज द अलॉटमेंट विल बी वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द अलॉटी। जिसको शेयर अलॉट किए हैं उसके ऑप्शन पर वो कॉन्ट्रैक्ट क्या रहेगा, वॉइडेबल रहेगा। वो चाहे तो इंजर्ड पार्टी है ना, वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को क्या करवा सकता है, वॉइड करवा। जब भी वॉइडेबल वर्ड आ जाए ना तो समझ लेना इंजर्ड पार्टी करवा सकती है वॉइड, सिर्फ समझ आ गया, दूसरी पार्टी नहीं कर सकती। ऐसे नहीं कंपनी की अच्छा हमने इन्फॉर्मेशन गलत दी थी इसलिए कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कर देना, ना ना ना, तू नहीं कर सकता, वो कर सकता है। बोलो बात समझ आएगी नहीं। नेक्स्ट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज। अब मैरिज के कॉन्ट्रैक्ट में भी बेटा सबसे बड़ा क्या गुड फेथ पाया जाता है। लड़का ने लड़की को देखा, घर वाले कहते 2 मिनट बेटा बात कर लो आपस में, पूरा जीवन साथ में करना है, लड़ाई झगड़ा, मेरी बात समझे। अब उसने उसको दिखाया सारा फील्ड, खेत वगैरह। प्लीज सुनना, मैं क्लास से बाहर निकाल दूंगा, ये ध्यान रख लेना। अब उससे पूछा कि आपके फादर साहब फार्मर है, कहता हाँ जी फार्मर है। कहता आपकी एग्रीकल्चर लैंड कहां तक है, कहता जहां तक तेरी नजर जा रही है ना वहां तक हमारी है। वो देख वहां तक पटाली दिखे नहीं, टाली, उससे और आगे तक, समझ रहे हो, जहां तक नजर जाती सारा खेत अपना है। लड़के ने आपके फादर साहब कहा पापा जमीन बहुत है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। उससे पूछा अच्छा खेत में काम कौन करता है, आप नहीं करोगे कैसा काम, नौकर रखे हुए हमने। कहती हाँ यही कंफर्म करना था। ठीक है ना, मैं आपको क्लियर बता देती हूँ, मैं सीए की प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो मेरे को कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, अभी फाइनल के पेपर देने मैंने, ठीक है जी। या बच्चा कहता है कि मैं फाइनल के पेपर दे रहा हूँ, या वो बोल रहा था मैं सीए हूँ और सीए है ही नहीं, फाइनल में 5-6 अटेम्प्ट लग चुके उसके। लड़का बोल देता है, लड़का झूठ बोल रहा है, लड़की छोड़ो, लड़का झूठ बोल रहा है कि हमारा बच्चा सीए है। बोला सीए, हमारी बच्ची भी सीए है, ठीक है भाई, हो गया रिश्ता। बाद में शादी होने के बाद पता लगा, जब मई का महीना आया तो वो अपनी वाइफ को कहता है एक बात बताओ बुरा मत मानना, कहता है 1 महीने में लाइब्रेरी ज्वाइन कर रहा हूँ। कैसे, ऑडिट रिपोर्ट तैयार करनी है, एग्जाम है। कहता अच्छा सीसा डिसा दे रहे होगे, बैंक ऑडिट के लिए होते हैं सीसा डिसा। कहता नहीं वो सीए फाइनल के। सीए नहीं हुई, पापा जल्दी आओ। बोले बेटा कॉन्टैक्ट बिल्कुल हो सकता है डिवोर्स, 100% सही है ये, बिल्कुल ये लोग के अंदर है, क्योंकि जो शादी हुई थी वो झूठ बोल के हुई थी। तो मैरिज के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर तो बिल्कुल ही गुड फेथ होना चाहिए, होता ही है, और 90% झूठ बोलते हैं लोग। चाहे वो जमीन वाला एग्जाम्पल था मेरा, वो झूठा निकल जाता। ये वो कहते नौकर है, कहते हाँ काम नहीं करना पड़ेगा, बाद में कहते ऐसे है 3-4 दिन हो गए बहू चल काम कर, बहुत दिन हो गए। मम्मी जी बात हुई थी, कहते बात तो बेटा ऐसी होती है, हमारे को भी ऐसे बोला गया था जब हमने अपनी लड़की की शादी की थी, ये तो दुनिया की रीति रिवाज है। कहते नहीं मैं मानने वालों में से नहीं हूँ। बिल्कुल वो गुड फेथ भी हुआ था सारा। अगले दिन पहले बोल रहे थे कि हमारी बच्ची काम नहीं कर सकती, हमने इसको अपने हाथों में फुल्लों में रखा। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। तो कुल मिला के बात ये, अगर कॉन्ट्रैक्ट में पहले बात हो चुकी है शादी के कॉन्ट्रैक्ट में, प्लीज
गुड फेथ पे बात हो चुकी है और बाद में वो बात गलत निकलती, कितने एग्जांपल दे दिए मैंने आपको। तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है जी, डिवोर्स हो सकता है 100%। कोई डाउट है क्या? चलिए, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फैमिली सेटलमेंट। ज्वाइंट फैमिली होती है उसको एचयूएफ बोलते हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। मान लीजिए कोई ज्वाइंट फैमिली है, दादाजी 2 ब्रदर थे, एक दादाजी के 4 बच्चे थे, दूसरे के 4 बच्चे थे, 8, 2 दादाजी 10, फिर उनके बच्चे थे, वो ऐसे करके 15-20 जनों की फैमिली थी। ज्वाइंट फैमिली में रहना पसंद करते थे, तो यार तो 2 जने थे, चल 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 चल, है ना। अब उनके पास प्रॉपर्टी थी, काफी प्रॉपर्टी थी दादाजी के टाइम पे हो गया। अब उसमें जो कोई पर्सन है एक्स, उसने भी कोई प्रॉपर्टी बनाई हुई थी, समझ रहे हो। तो उसने पर्सनल नाम से प्रॉपर्टी खरीदी हुई थी, उसने प्रॉपर्टी खरीदी हुई थी पर्सनल नाम से। अब ज्वाइंट फैमिली का क्या हुआ, डिवाइडेशन हुआ। तो डिवाइडेशन के टाइम ये होता है कि ज्वाइंट फैमिली थी, सारी अपनी प्रॉपर्टी बताओ भाई किसके पास कितनी, उसका क्या होगा, डिवाइडेशन होगा। बट एक्स चालाक था, उसने कुछ प्रॉपर्टी अपनी दबा के रख ली, कहता ये तो मेरी है ही, और बाकी फर्म से जो फैमिली से जो हिस्सा आएगा वो और आएगा। ये गुड फेथ होता है कि अगर डिवाइडेशन हो रहा है फैमिली का, तो आपके पास कोई भी अगर कैश है, गोल्ड है, प्लॉट है, समझ लो, तो गुड फेथ डिवाइडेशन होगा। समझ आया कि नहीं आया? चलिए, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फैमिली सेटलमेंट, फैमिली का सेटलमेंट हो रहा है ना, तो ईच मेंबर ऑफ फैमिली ऑफ इज अंडर ए ड्यूटी टू डिस्क्लोज ऑल मटेरियल फैक्ट्स, मतलब उसकी कोई पर्सनल प्रॉपर्टी उसका भी क्या करे, खुलासा करे, ठीक है जी। दैट इज ए प्रॉपर्टी एक्सेट्रा एट द टाइम ऑफ फैमिली सेटलमेंट, मतलब बंटवारा हो रहा है परिवार का। समझ आ गया मेरी बात क्या? ये 5 क्या है बेटा, फिड्यूसरी रिलेशन। समझ आ गया? गुड फेथ, क्या बेटा, गुड, गुड फेथ ही मानो, ऑल में ऑलमोस्ट गुड फेथ, मतलब ऑलमोस्ट बोलो समझ गए 100%। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ओवरमैन फीडी में 5 आएंगे। नंबर 1 बोलो कौन सा था 5 में? इंश्योरेंस। नंबर 2 इमूवेबल प्रॉपर्टी। नंबर 3 और फैमिली सेटल। ऐसे टिप्स भी होने चाहिए आपके। सर ये कैसे आएंगे, बार बार करने से आएंगे, लिख लिख के याद करोगे तब आएंगे। अंदर वाला मैटर से बाद मत लिखना, ये पॉइंट आपके याद होने। बोलो बात समझ आएगी नहीं? उसके बाद आता है नंबर, ये 1 नंबर ही हुआ है अभी हमारा, इसमें 1 नंबर के कितने पार्ट थे बेटा, 5। उसके बाद आता है पॉइंट नंबर 2, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पार्टनरशिप। मेरी बात सुनो, जब भी पार्टनरशिप होती है और बी ने मिलकर बिजनेस स्टार्ट किया, ए और बी पार्टनर स्टार्ट पार्टनरशिप एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2, दे एडमिट सी इन द प्रॉफिट शेयरिंग 1/5, दे ब्रिंग कैपिटल एंड गुडविल। समझ गए? वो क्वेश्चन होता है ना, वो पार्टनरशिप का ही होता है। किसका होता है बेटा? पार्टनरशिप। अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पार्टनरशिप कहता है पार्टनरशिप अगर कोई 2 व्यक्ति मिलकर कर रहे हैं तो ये उनकी ड्यूटी है, ये उनकी क्या है, ड्यूटी है कि हर बात वो क्या करें, बताएं एक दूसरे को। टॉपिक क्या चल रहा है पता है? ड्यूटी टू स्पीक, मतलब बोलने की उसकी क्या है, ड्यूटी। ठीक है, तो ड्यूटी टू स्पीक, साइलेंस विल ऑलमोस्ट टू बी, विल बी फ्रॉड। अगर नहीं बोलेगा तो क्या माना जाएगा, फ्रॉड। अब यहाँ पर ये था उबरमैन फीडी के कितने थे, ऑलमोस्ट गुड फेथ वाले, गुड फेथ वाले ये थे, बोलना चाहिए। अब यहाँ पर कोई कॉन्टैक्ट है, मान लीजिए किसी ने पार्टनरशिप में मिलकर कॉन्टैक्ट किया, तो दोनों को पार्टनर बनने से पहले सारी बातें एक दूसरे को बिल्कुल पार्टनरशिप से रिलेटेड जो भी बातें वो सारी बता देनी चाहिए, कोई भी बात छिपानी नहीं। ए कॉन्टैक्ट ऑफ पार्टनरशिप इज नॉट स्ट्रिक्टली ए कॉन्टैक्ट ऑफ उबरमैन फीडी। कहता वो उसकी तरह नहीं होता, उबरमैन फीडी की तरह नहीं होता, मतलब गुड फेथ। वो पार्टनरशिप से रिलेटेड सारी बातें बताए, वो अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड बताए ना बताए, उसकी इच्छा है। बोलो मेरी बात समझ आएगी? पार्ट उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में बताना जरूरी है? नहीं, पार्टनरशिप से रिलेटेड सारी बातें बताना जरूरी है। तो ये क्या कहता है, उतना स्ट्रिक नहीं होता जितना इसमें होता है, जितना गुड फेथ उसमें होता है उतना इसमें नहीं, क्योंकि इसमें ठीक है, इसमें सिर्फ किसके बारे में बताना है, पार्टनरशिप। वहां पर पूरे दिन चलिए घर पूरा घोड़े हो गए बता बता के। ऑलमोस्ट गुड फेथ, घर जाके पढ़े थे नोट्स, 5 मिनट मिले ना तो नोट्स पढ़ा कर, टाइम पास मत किया कर। कॉन्टैक्ट ऑफ पार्टनरशिप, उबरमैन फीडी बेटा बहुत बार बता दिया मैंने, ऐसे मत कर यार भाई। ऑलमोस्ट गुड फेथ, कॉन्टैक्ट ऑफ पार्टनरशिप, ए कॉन्टैक्ट ऑफ पार्टनरशिप नॉट स्ट्रिक्टली ए कॉन्टैक्ट ऑफ
Uberman PD. It's because every partner is not under a duty to disclose all the material facts which exist before the partnership. मतलब वो पार्टनरशिप बनने से पहले जो मेटेरियल फैक्ट्स है उसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। पार्टनरशिप बनने से पहले उसकी कोई पर्सनल लाइफ थी और था कुछ और काम करता था, उसके बारे में बताना जरूरी नहीं है। वो तो पार्टनरशिप में जब हुआ है वो बताना जरूरी है। समझ आ गया? They are required to be observe good faith to each other. Therefore, they are under a duty to give the true account and information of the firm on all material affecting it. मतलब पार्टनरशिप रिलेटेड जितने भी मेटेरियल फैक्ट्स हैं, महत्वपूर्ण तथ्य है, वो सारे बताने। ठीक है, ये कौन सा पॉइंट था? 2 नंबर। थर्ड, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। सुनना जरा, एग्जांपल से समझा देता हूं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, ए ने बी से लोन लिया 10 लाख रुपए का। कितने का बेटा? 10 लाख। ठीक है, 5 साल के लिए। चलो ए ने लोन दे दिया। ए कहता भाई मेरे को गारंटी दिला, गारंटी मतलब श्योरिटी, गारंटर जो गारंटी देगा। ए कहता ठीक है, आप सी को जानते हो? कहता हाँ सी को जानता हूँ। कहता सी से गारंटी दिला दूं? कहता दिला दे। तो सी ने इसकी क्या दे दी? गारंटी दे दी। क्या दे दी? तो सी क्या कहलाएगा? गारंटर, श्योरिटी। श्योरिटी किसकी गारंटी दी इसने? बी। बी बोलता है, बी इसको बोलता है सी को कि मैंने ना इससे 10 साल के लिए लोन लिया है। कितने साल के लिए लोन लिया है? और 10 साल में मैं लोन दे दूंगा। अगर मैं लोन नहीं दूंगा तो सी तू ये बोल दे कि मैं दे दूंगा। ठीक है ना? ठीक है, मैं गारंटी कहता है भाई अगर नहीं देगा तो मेरी गारंटी है अगर 10 साल के अंदर अंदर। और लोन कितने साल के लिए लिया है? यही तो समझाना है। तुम तसल्ली नहीं करते 2 मिनट की भी। मैं टिक भी कर गया। मतलब इसने भाई साहब ने जो गारंटी दिलवा रहा है इसी को इंफॉर्मेशन क्या दे रहा है? गलत दे रहा है। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट में भी कॉन्ट्रैक्ट की बातें वो क्या होनी चाहिए? बिल्कुल सही होनी चाहिए। अगर सही नहीं है, गलत स्पीक करता है या नहीं बोलता है, साइलेंट रखता है, कुछ भी आम रहा लेता है तो नहीं माना जाएगा। ठीक है ना? A contract of guarantee, the parties are under a duty to are a duty to disclose all the material facts. उसने material facts disclose नहीं किए, 10 साल का बोला, झूठ बोला उसने। ठीक है जी। A guarantee obtained by means of keeping silence as to material fact is invalid. अगर उससे गारंटी गलत ली जाती है, साइलेंस रह के ली जाती है, समझ रहे हो, तो वो क्या है? इनवैलिड है। समझ आ गई? सारे मेटेरियल फैक्ट्स उसको पता होना चाहिए जो गारंटर है उसको। अब गारंटर को ये बोला कि ठीक है भाई, उस टाइम गारंटी जब हाँ आपने सामने जब बात कराई तो कहता ठीक है भाई मैंने इससे लोन लिया है, अगर ये नहीं देगा तो मैं दे दूंगा। ओके ओके ओके। टाइम पीरियड बताया ही नहीं कितने पीरियड का था, या गलत बता दिया उसको। कहता टाइम पीरियड वही है जो तेरे को मैं कल बता के गया था। वो कहता ठीक है, उसे कल इसको 10 बताया था, उसको 5 बताया था। वो कहता हाँ वो तो तूने कल बता ही दिया था। अब वो 5-10 मुंह से नहीं निकला किसी के भी। समझ रहे मेरी बात को? कॉन्ट्रैक्ट बाय पार्टी हैविंग फिड्यूसरी रिलेशन। अब बच्चा कहता है दोबारा आ गया, नहीं 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 नहीं। कहता है कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट पार्टियों का जिसमें आपस में क्या है? फिड्यूसरी रिलेशन, विश्वास है। जैसे डॉक्टर और पेशेंट है ना, डॉक्टर और पेशेंट। अब पेशेंट की ड्यूटी है कि डॉक्टर के पास जाता है चेकअप के लिए तो सभी बातें उसको क्लियरली बताए। अगर वो उसको सही बातें नहीं बता रहा तो कैसे इलाज करेगा बताओ? अब एडवोकेट के पास क्लाइंट जाता है तो उसको सारी A to Z क्लियर बात बताएगा, तभी तो उसको केस जिता के देगा। वो उसी से बात छुपा रहा है। समझ रहे मेरी बात को? तो कहता कॉन्ट्रैक्ट बाय पार्टी है जहां पर फिड्यूसरी रिलेशन है, डॉक्टर का, पेशेंट का, टीचर का, स्टूडेंट का, चाइल्ड का, पेरेंट्स का, क्लाइंट का, एडवोकेट का। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो वहां पर ये होता है कि वो वहां पर मेटेरियल फैक्ट्स को क्या करे। अब आती है इसकी कॉन्ट्रैक्ट में क्या रूल है। अगर ये जो फिड्यूसरी रिलेशन वाले कॉन्ट्रैक्ट है तो यहाँ पर पार्टियों को सारा क्या करना चाहिए? मटेरियल फैक्ट्स क्या करना चाहिए? डिस्क्लोज करने चाहिए। अगर मटेरियल फैक्ट्स डिस्क्लोज नहीं किए तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ? वेयर द पार्टी स्टैंड इन फिड्यूसरी रिलेशन। अगर पार्टी फिड्यूसरी रिलेशनशिप में है, दे आर आल्सो अंडर ए ड्यूटी टू डिस्क्लोज ऑल द मटेरियल फैक्ट्स। आपको बात समझ आ रही है? ऑल द मटेरियल फैक्ट्स, ऑल द मटेरियल फैक्ट्स, हर एक में यही आ रहा है। समझो, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यही है। तो आपके लिखने में भी ये लाइन आनी चाहिए, ऑल द मटेरियल फैक्ट्स। समझ आ गया? ऑल द मटेरियल फैक्ट्स है लाइकली टू अफेक्ट द विलिंगनेस ऑफ द अनदर। कहते वो मटेरियल इफेक्ट्स जो आपने नहीं बताया तो उसकी विलिंगनेस को, उसकी इच्छा को प्रभावित कर सकती है।
ठीक है। फिड्यूसरी रिलेशन इज सपोज टू एग्जिस्ट बिटवीन पेरेंट एंड चाइल्ड, सोलिसिटर एंड क्लाइंट मतलब एडवोकेट, ठीक है, गार्जियन एंड वार्ड, ट्रस्टी एंड बेनिफिशियरी, डॉक्टर पेशेंट। ये इसके क्या दिए, एग्जाम्पल दिए। ट्रस्टी, ट्रस्ट होता है ना, उसमें अपॉइंट होते हैं, समझ आ गया। तो वहां पर क्या माने जाते हैं बेटा, फिड्यूसरी रिलेशन माने जाते हैं। नेक्स्ट, चेंज इन फैक्ट बिफोर कंक्लूजन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। चेंज इन फैक्ट क्या लिखा बेटा, चेंज इन फैक्ट मतलब फैक्ट का मतलब समझिए, तथ्य जो उसमें थे उनमें कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने से पहले क्या हो गया, चेंज हो गया। एग्जांपल देता हूं, ए नाम का व्यक्ति, उसको बड़ा शौक है हॉर्स बैट लगाने का। हॉर्स बैट, घोड़े दौड़ते ना, वहां पे बैट लगती है ना बेटा, ये हॉर्स जीतेगा, ये बैट, हॉर्स की रेस होती है, तो उसमें वो बैट लगाते हैं, भाई एक्स घोड़ा जीतेगा या बादल जीतेगा, चेतक जीतेगा। अब वो एक व्यक्ति के पास गया, उससे पूछा कि वो हॉर्स रखता है क्या, यार मेरे को बढ़िया अरबी घोड़ा जो होता है उसको ज्यादा बेस्ट माना जाता है, वो दिखा, वो लेना है मैंने, हॉर्स रेस के अंदर मेरे को उसको उड़ाना है। वो कहता आज वो दिखाता है, कहता ये हॉर्स है 1 लाख रुपए का है। कम बोला मैंने, इससे ज्यादा भी होते हैं हॉर्स। हाँ ठीक है, 1 लाख रुपए का है। वो कहता ठीक है, ओके है, कहता हाँ बिल्कुल ओके है। अब बात सुनो जरा, उसे कहा ये लो 10,000 रुपए एडवांस बुकिंग, कल मैं आपको बैलेंस पेमेंट देके हॉर्स ले दूंगा, ठीक है जी। अब उसने दे जाने के कॉन्ट्रैक्ट बुक हो गया, उनका बुक तो हो गया, उसको आप सही बोल देते हो देसी लैंग्वेज में, एडवांस मनी दे दी। एडवांस मनी को अर्नेस्ट मनी भी बोलते हैं, ठीक है, दे दी, ओके। हुआ क्या, रात को एक सांप आया, उसने घोड़े को डस लिया, ठीक है, घोड़ा रात को मुक्ति धाम चला गया, ठीक है बेटा। अब सुबह क्या हुआ, ए आया कि भाई साहब ये 90,000, ये कहता हाँ ठीक है पूरे हैं। कहता वो होश बंधा हुआ जब खोलने वाला आगे, वो गया, वो कहता ये क्या हुआ, कहता क्या हुआ, उसने आगे देखा, यार ये तो गलत हो गया, होश तो मरा हुआ है। वो बोलता है ऐसे का तो गाड़ी मंगा ले जा इसको, मैं घर जा रहा हूँ। बोला ऐसा सही है क्या, कॉन्टेक्ट पूरा होने से पहले, अब लो पे आ जाओ, कॉन्टेक्ट पूरा होने से पहले क्या हो गया, फैक्ट्स में क्या हो गया, चेंज हो गया, तो कॉन्टेक्ट क्या माना जाएगा, गुड। अब ये याद रहेगा आपको हमेशा। नेक्स्ट, कितना हो गया ये, 5। नेक्स्ट, रिक्वायर्ड ऑफ लो बाय लो। कई बार क्या होता है, हम कहीं अलग जगह जाके कॉन्टेक्ट करते हैं, वहां के कानून लो थोड़ी क्या होती है, अलग होती है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल, मैंने यहाँ राजस्थान से बिलोंग करते हो आप फॉर एग्जांपल, और आप जाके मान लीजिए कोई आसाम में, उड़ीसा में, कोई बिहार में या किसी अदर स्टेट में जाके क्या करते हो, कॉन्टेक्ट करते हो किसी पार्टी के साथ, वो पार्टी वहां का लोकल है, ठीक है। तो उस पार्टी को वहां लोकल अगर कोई रूल और रेगुलेशन, कोई कानून है ना वहां लोकल का कोई कानून है, तो उस कानून के बारे में क्या कर देना चाहिए, बता देना चाहिए। तो बेटा वहां का जो लोकल लॉ है, उस लोकल लॉ के बारे में अपने को तो नहीं पता, लेकिन वहां की लोकल पार्टी उसको पता है कि मान लो फॉर एग्जांपल कि वहां से कोई चीज खरीदते हैं तो वहां पे मंडी टैक्स लगता है, क्या लगता है, मंडी टैक्स 10% लगता है। मैंने वहां लोकल, क्योंकि वो व्यक्ति लोकल बिजनेसमैन है वहां पे, उसको पता है कि यहाँ मंडी टैक्स लगता है। अब मैंने वहां से कुछ खरीद के मैं निकलने लगा, जहां से उस शहर की सीमा खत्म होती है, वहां पे नाके में बैठे थे, कहते जी ऊपर से दिखाओ किसके मंडी टैक्स की। मैं कहा जी मंडी टैक्स क्या हो, लगता ही नहीं, कहते हमारी लोकल है, हमें लगते हैं, हमारे यहाँ मंडी है, हमारी मंडी की ग्रोथ के लिए उसको साफ सुथरा रखने के लिए हम मंडी टैक्स लगाते हैं यहाँ। और वो चीज 10 लाख की थी, अब 10% कहते 1 लाख दो। मैं क्या भाई ये 1 लाख मांग रहे हैं, कहता हाँ वो तो लगता ही है। मैं क्या तूने पहले क्यों नहीं बताया भाई, कहता मैंने सोचा तेरे को पता होगा। मैं क्या ऐसे कर तू वापस चले, मैं नहीं लेता ये के कारण कि मैंने कहा 10 लाख के लिए जाके मैं वहां 10.5 की तो बेचूंगा, तू लाख टैक्स लगवा दे 11 का तो मेरे यहीं पड़ेगा, मैं वहां 10.5 की बेचूंगा, 50,000 का मेरे लॉस होगा, मैं क्यों लूं, मैं नहीं लेता। वो कहता मैं नहीं लेता, कॉन्टेक्ट हो गया ना, तेरे को लोकल लॉ के बारे में मेरे को बताना चाहिए था। अगर मैं कोर्ट में जाऊंगा कोर्ट मेरे फेवर में बोलेगा, अभी लोकल लॉ तेरे को तो पता था लोकल लेवल पे क्या है, तेरे को बताना चाहिए।
बोलो बात समझ आएगी नहीं? याद रहेगा, रिक्वायर्ड बाय लॉ, तो वो उसको पता होना चाहिए। तो देखो, द डिस्क्लोज ऑफ फैक्ट इज रिक्वायर्ड बाय लॉ ऑफ लैंड, लॉ ऑफ लैंड का वहां का लैंड, ठीक है। और इट क्रिएट ए ड्यूटी टू स्पीक, उसको बोलना चाहिए उसके बारे में। वो चुप रहा, चुप जाएगा जब रास्ते में 2 किलोमीटर, जब अपने आप रोक लेंगे पता लग जाएगा इसको, तो ड्यूटी है स्पीक करने की, ठीक है जी। उसके बाद आता है कस्टम एंड यूजेज। कस्टम समझते हो, परंपरा, ये वो कस्टम है। और यूजेज सुना जरा, where the custom and usage of trade required a party to disclose the certain known facts, it become a duty of party to do। किसी कस्टम और यूजेज के बारे में कोई ट्रेडिशनल बना हुआ है, कोई परंपरा बनी हुई है, तो भाई उसको उस कस्टम या ट्रेडिशनल के बारे में उसको क्या करना चाहिए, बताना चाहिए। बात समझ आगे कि नहीं आगे? उसके बाद होता है इन केस ऑफ लेटेंट अ डिफेक्ट। लेटेंट डिफेक्ट वो होते हैं जो नॉर्मल चेक करने से मालूम नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, ये मोबाइल है, मैंने कहा बेटा ये मोबाइल मैं सेल कर रहा हूँ 5000 रुपये में, ठीक है। आपने कहा सर हम ले लेंगे। आपने कहा सर एक बार मोबाइल देना, मैंने ले लो। आपने कहा हाँ ठीक है, स्क्रीन भी ठीक है, ये भी ठीक है, बैटरी देखी आपने, हाँ ठीक है, सारा कुछ देख लिया। तो ऐसे ही देखिए, कोई स्क्रैच कार्ड तो स्क्रैच नहीं लगा हुआ, गार्ड है, स्क्रीन नहीं टूटी हुई, ठीक है, हो गया सर, हो गया। जो इसमें इंटरनल डिफेक्ट है कोई, वो तो नहीं पता आपको, मैं चुप हूँ। दो बड़ा साफ है, मैं चुप हूँ। अब उसमें डिफेक्ट ये था कि उसकी जो बैटरी आपने देखी वो 100% थी, बढ़िया, आपने 3-4 घंटे यूज किया तो 40% आ गई। फिर 2-3 मिनट बाद वो 20% आ गई, और 20% आपने कहा चल 20% है, अभी घंटा निकाल देगी, 20% देखिए, दोबारा बटन दबाया, स्विच ऑफ। मतलब उसमें डिफेक्ट ये था कि 20% पे आके वो बैटरी एकदम से क्या हो जाती है, जीरो। ऐसे फोनों में होता भी है, आपको पता है इस बात। 1 मिनट में चार्ज लगाओगे 20 दिखाएगा, हटाते ही स्विच ऑफ, पर 20 था, उठ गया। हाँ, डिफेक्ट है उसकी बैटरी में। वो डिफेक्ट आपको पता कब लगेगा, जब यूज करोगे तब, क्योंकि मैंने पहले पूरा 100% चार्ज करके दिया था। समझ रहे हो? बताओ, ये इंटरनल डिफेक्ट आपको बताना चाहिए था कि नहीं था? बिल्कुल बताना। आपने नहीं बताया तो ये क्या माना जाएगा, टैलेंट डिफेक्ट माना जाएगा। ये 1 मिनट को, लेटेंट डिफेक्ट वो होता है जो नॉर्मल चेक करने से, वेरिफिकेशन करने से, चेक करने से पता नहीं जाता, तो इंटरनल होता है। फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर आपने उसको कह दिया भैया आप, मैं क्या करूं, मेरे को पता था एक्चुअली क्या, ये सही डिसीजन तो कोर्ट में ही होगा, मैं लो के बारे में बता रहा हूँ। अब तूने कहा तू चेक करवा लेना, तेरी इच्छा है, देखो इसमें मेरे हिसाब से डिफेक्ट है नहीं, ठीक है, फिर भी तू चेक करवा ले, ठीक है, 2 दिन 3 दिन 4 दिन यूज करके देख ले, नहीं पड़ता है तो वापस देना, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं क्या करूँ, मेरे को पता था, इसीलिए तो मैं बेच रहा हूँ उसको, कि 20% पे आके क्या हो जाता है, स्विच ऑफ हो जाता है, ठीक है। वेयर वेयर ए प्रोडक्ट हैज लेटेंट डिफेक्ट, दैट इज, देखो क्या लिखा है, नॉट विजिबल बाय ऑर्डिनरी इंस्पेक्शन, जो ऑर्डिनरी इंस्पेक्शन से नहीं पता लगता। एंड द सेलर हैज नोन नॉलेज, सेलर को उसके बारे में क्या है, नॉलेज है, रूल तभी लगेगा। ऑफ इट, ही विल अंडर ए ड्यूटी ऑफ डिस्क्लोज द डिफेक्ट, उसकी ड्यूटी है डिफेक्ट को डिस्क्लोज करने की, स्पीक करने की। बोलो बात समझ आई? ठीक है, ये पॉइंट हो गए कितने, 8। ये पॉइंट आपको एज इट इज मगअप करने अपने माइंड में, ठीक है। नेक्स्ट कल करेंगे जैसे